हाँ, तो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रिडक्शन का मतलब क्या होता है ये तो सबको आता है, बेसिक सी चीजें हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। जब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो उसको रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हम रिएक्शन देखेंगे उसमें रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसलिए बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब ये एक सेट ऑफ रिएक्शन है जिसमें कई सारे रिएक्शंस हैं। जैसे पहला इसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, दूसरा पढ़ेंगे रिडक्शन बाय मेटल हाइड्राइड्स, और उसके बाद कई सारे और रिएक्शन है। मेन बेसिकली ये दोनों रिएक्शन ही है। अब सबसे पहले यहां एक डाउट आएगा, और क्या है देखना, हमने इनऑर्गेनिक में पढ़ा है कि अगर किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है, किसी भी एक एटम या मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और अगर एक कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो दूसरा कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो डाउट ये है कि हमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक में कि जब कभी रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऑक्सीडेशन भी होगा ही होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। और जब किसी एक ही रिएक्शन में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां पे जो रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं इनको भी हमको रेडॉक्स रिएक्शन बोलना चाहिए, लेकिन इसको रेडॉक्स ना बोल के हम रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तो देखो होता क्या है भाई, यहां पे जितने भी रिएक्शन में लिखूंगा उसमें रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, फिर भी हम इसको रेडॉक्स ना बोल के सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि जो हमारा टारगेटेड कंपाउंड है, टारगेटेड कंपाउंड मतलब सबस्ट्रेट। देखो सबको पता है कि कोई भी रिएक्शन होता है तो एक सबस्ट्रेट होता है, एक सबस्ट्रेट होता है, और एक होता है अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, और फिर ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ये जितने भी मैं रिएक्शन लिखूंगा यहाँ पे इस सीरीज में, जितने भी रिएक्शन आएंगे उसमें जो सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट उसका होगा रिडक्शन, और जो रिएजेंट होगा उसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ओवरऑल ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन फिर भी इसको रेडॉक्स ना बोल के हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो जो हम बोल रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन वो हम सबस्ट्रेट के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। जो हमारा टारगेटेड मॉलिक्यूल, टारगेटेड कंपाउंड है, उसका रिडक्शन हो रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रिडक्शन रिएक्शन है। समझ में आ गया? तो पहला डाउट तो यही खत्म हो जाना चाहिए कि इन रिएक्शन को हम रेडॉक्स ना बोलकर रिडक्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से रिएक्शन अपने को पढ़ने हैं। तो देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, वो है रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। और इसके बाद सेकंड आएगा रिडक्शन बाय मेटेलिक हाइड्राइड्स, LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल H डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, SVH सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो सब वो इसके बाद आएगा। पहला पढ़ना है रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इतना आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए पहले से कि ये जितने भी हम रिएक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबस्ट्रेट का रिडक्शन होगा, बस इतना याद होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब पहली बात देखो, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब सबस्ट्रेट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सबस्ट्रेट का रिडक्शन होगा। कौन कराएगा रिडक्शन? तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कराएंगे रिडक्शन। अब डाउट ये है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, ऑर्गेनो प्लस मेटेलिक। ऑर्गेनो वर्ड को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करें अगर, तो ऑर्गेनिक वर्ड रिलेट करते हैं हम कार्बन से। ठीक है, इसका मतलब ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटेलिक मतलब मेटल। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कंपाउंड्स in which carbon and metal bond is present are known as organometallic compounds। जैसे देखते हैं, देखो ये हमारा कार्बन है और इसके साथ कोई एक मेटल जब बॉन्ड बनाया रहेगा, ठीक, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक मेटल से बना लिया
तो 3 वैलेंसी इसकी फ्री होगी, ये किसी और से बनाया होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जो रिडक्शन होगा, ये रिएक्शन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कराएंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। तो देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का पहला एग्जांपल है, अगर हम ले लें यहां पे RNA, RLi, RMgX, R2CuLi। इन सब में आप एक चीज देखिए, R का मतलब एल्काइल ग्रुप, कार्बन, ठीक है, और ये मेटल, कार्बन मेटल, कार्बन मेटल, कार्बन मेटल। सब में एक चीज कॉमन है ये चारों कंपाउंड में कि कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन चारों कंपाउंड को इसलिए हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इन चारों में ये दोनों थोड़ा सा ज्यादा फेमस है और इनका कॉमन नेम है, और सबसे ज्यादा फेमस ये है और अपने सिलेबस में सबसे ज्यादा इसी को पढ़ना है। सबसे ज्यादा का क्या पढ़ना है? पढ़ना इसी को है, ये सब तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानना है अपने को। ये जो होता है इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर किया था, इसलिए उनके नाम पे ये पड़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसको बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट। गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है। तो ये सब के सब हो गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब देखिए पहला टॉपिक, हम आगे इस रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करें, आगे हम इस रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट करें, उसके पहले पहला टॉपिक अपने को ये जानना है कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं इनका नेचर कैसा होता है। नेचर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर के होते हैं, कैसा होता है। तो सुनो ध्यान से देखना, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अप्रॉक्स 2.5 होती है, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स, अच्छा यहाँ पे मेटल्स कौन से ले सकते हैं? तो देखो मेटल एस ब्लॉक के जनरली मेटल्स है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है, ट्रांजिशन मेटल्स भी है, ठीक है। तो ये जो मेटल्स होते हैं, हमको पता है मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं मेटल्स, मतलब मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो अगर इन मेटल्स को हम कार्बन से कंपेयर करें, कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें, तो मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हमने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कि जब किसी दो एटम के बीच में बॉन्ड बने और उन एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहता है, ठीक, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है, आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। इस कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो देखो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। पोलैरिटी मतलब देखो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर करके बॉन्ड बनाया है, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर करके बॉन्ड बनाया है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये मेटल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ये पुल करने से होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा इस कार्बन की तरफ, तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा इसका ज्यादा हो जाएगा, और मेटल पे आएगा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। अब इस कार्बन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गया इस पे। चूंकि कार्बन पे हो गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसलिए इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आ गई। मतलब जब कोई इसके पास आएगा दूसरा एटम या मॉलिक्यूल इस कंपाउंड के पास, इस मॉलिक्यूल के पास, तो ये जो कार्बन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा उसको। तो अगर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी आ गई तो भाई इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, और जो बेस होता है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होता है, ठीक। इसका मतलब अगर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। ये जितने भी मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रखा है, लिखा है यहाँ पे, सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली बात मैं कंक्लूड कर रहा हूं क्या क्या हमने पढ़ा। पहली बात, पहला टॉपिक अपने को पढ़ा रिडक्शन बाय ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसको बोलते हैं? वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, RNA, RLi, RMgX और R2CuLi। इसमें अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। गिलमान भी थोड़ा बहुत है, उसको भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इनका नेचर कैसा होता है, तो अभी मैंने बताया ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से कार्बन पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है,
और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी उनको बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और बेस भी उनको बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, लोन पे डोनेट करें, ठीक है। अब डाउट ये है कि ठीक है, ये हम समझ गए कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं इनको न्यूक्लियोफाइल की तरह ये बिहेव करेंगे या तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। अब डाउट ये है कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह, इनको न्यूक्लियोफाइल बोला जाए कि इनको बेस बोला जाए, ठीक है, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो अब इनको न्यूक्लियोफाइल बोला जाए कि बेस बोला जाए, वो इन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, जो इनसे आके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीसीज। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने आ रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, तो फिर इनको हम बोलेंगे, जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इनको हम बोलेंगे बेस। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं, तो फिर इनको हम बोलेंगे बेस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हाइड्रोजन के अलावा कोई और हुआ, ठीक है, तो फिर हम इनको बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इसका मतलब आपको दिमाग में ये रहना चाहिए कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल बेस दोनों की तरह बिहेव करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यही समझा देता हूं। देखो अब एक बात है, मान लो मेरे पास कोई एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, एक ही सबस्ट्रेट चारों के लिए मैंने फिक्स कर दिया, ये चार ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, और मैंने चारों सबस्ट्रेट का एक एक करके रिएक्शन कराया इस सबस्ट्रेट से, तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। भाई अभी बताया कि इनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का होता है, तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, बाकी भी देंगे। क्वेश्चन ये है कि कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, इन चारों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। जो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा सबस्ट्रेट को, भाई सबस्ट्रेट का नेचर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तभी तो वो इनसे रिएक्ट कर रहा है। इनका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, सबस्ट्रेट का नेचर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। मान लो जो सबस्ट्रेट हम यहां लेंगे उसका नेचर रहेगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, तो जो इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा इन चारों में से इसको, तो जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो ये जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो रिएक्शन जल्दी होगा। इसका मतलब रिएक्टिविटी अब अपने कंपेयर करना है, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो रिएक्टिविटी कैसे कंपेयर करेंगे, देखो यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम से ज्यादा है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, यहां भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉपर से ज्यादा है। अब जहां पे ज्यादा पार्शियल माइनस चार्ज आएगा, जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो जल्दी से जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, जितना ज्यादा इस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा यहां पे, जितना बॉन्ड ज्यादा ये बॉन्ड पोलर होगा उतना ज्यादा यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा। और बॉन्ड पोलर ज्यादा कब होगा, जब यहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 0.9, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 1 के अप्रॉक्स, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 1.2 और कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है अप्रॉक्स 2 मान लेते हैं हम, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब में फिक्स है 2.5, तो 2.5 और 0.9 यहां जब हम डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे डिफरेंस यहां आएगा, थर्ड नंबर पे डिफरेंस यहां आएगा और सबसे कम डिफरेंस यहां आएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, फिर ये होगा, फिर ये होगा और सबसे कम रिएक्टिव वो होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं कंक्लूड करूं, सीधे एक लाइन में यहां लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख दूंगा, क्या लिखूंगा मैं, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड is directly proportional to electronegativity difference। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन और मेटल के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा,
जितना ज्यादा कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा वो उतना जल्दी जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और जितना ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना जल्दी रिएक्शन होगा, तो रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। अब इन चारों ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में अपने को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसी को डिटेल में पढ़ना है, बाकी के बारे में बस थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था, वो मैंने बता दिया। चलिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रिडक्शन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। पहली बात, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो देखो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है RMgX, वेयर R मींस एनी एल्काइल और एराइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल एराइल मतलब कोई नॉर्मल एक एलिफेटिक कार्बन चेन हो सकता है या एक एरोमेटिक कार्बन चेन भी हो सकता है एराइल, तो RMgX या फिर ARMgX, ठीक है। तो यहां पे हो गया एल्काइल या एराइल ग्रुप, Mg मैग्नीशियम और X मींस हेलोजन, कोई भी हेलोजन रहेगा हमारा, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन एक्सेट्रा, ठीक। एग्जांपल कुछ ले लेते हैं, R की जगह कुछ भी ले लो, मैं ले लिया CH3Mg और X की जगह मैंने ले लिया Cl, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लो, मैंने बोला यहाँ एल्काइल भी हो सकता है एराइल भी हो सकता है। अच्छा एक बात और, ये तो एल्काइल ग्रुप है, जरूरी नहीं है सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया R की जगह, ये हो गया Mg, इस बार X की जगह चेंज कर देते हैं, ये हो गया Br, ठीक। और मैंने बोला R की जगह एराइल ग्रुप भी हो सकता है, मतलब एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, ठीक। तो मान लीजिए ये हमारा एरोमेटिक रिंग है, ठीक है, और ये हो गया Mg और यहां मैंने ले लिया I, ठीक। तो ये सारे एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड के, इनको एग्जांपल, इनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अब एक चीज आपने नोट किया होगा, मैंने हेलोजन्स में क्लोरीन लिया, ब्रोमीन लिया, आयोडीन लिया, लेकिन फ्लोरीन एक भी एग्जांपल में नहीं लिया, ठीक। तो मैं यही बता दूं, आगे बताऊंगा और अच्छे से। जो फ्लोरीन होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं करता। क्यों नहीं करता? आगे आप जब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है ग्रिग्नार्ड को, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो अब हम बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो मेनली अपने सिलेबस में ग्रिग्नार्ड के रिएक्शंस पढ़ने के, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट करता है जब सबस्ट्रेट के साथ तो कैसे करता है वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर कैसे करना है। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड को प्रिपेयर करने का दो मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, जिसमें से एक रेडिकल मैकेनिज्म है, वो ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। तो उसी को मैं भी बताऊंगा, ठीक। अभी भी ग्रिग्नार्ड का मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये रिएक्शन कैसे होता है, कैसे प्रिपेयर होता है ग्रिग्नार्ड, वो बहुत अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। चलिए, तो क्या है, व्हेन एल्काइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड reacts with magnesium in presence of dry ether, then Grignard is formed। मैं क्या बोल रहा है कि जब कोई एल्काइल हैलाइड, मान लो एक एल्काइल हैलाइड मैंने ले लिया RX या ARX, एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हो, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं मैग्नीशियम से, Mg मैग्नीशियम, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, भाई ड्राई ईथर यहाँ पे सॉल्वेंट लेते हैं, D ड्राई ईथर, जब ऐसा आप करोगे तो ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा RMgX, ये बन जाएगा RMgX, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें, पहली बात की रिएक्शन हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन में सॉल्वेंट आपने ड्राई ईथर ही क्यों लिया है। आप यहाँ पे चाहते तो नॉर्मल ईथर ले लेते, भाई ड्राई लिखने का क्या मतलब है। दूसरा, ईथर ना लेके वाटर ले लेते या ऐसा कुछ ले लेते। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूं, बाकी हम आगे जब रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड के तब समझ में आएगा। मैं यहाँ पे हिंट देता हूं, जो ये रिएक्शन करके ये जो ग्रिग्नार्ड बन रहा है, अगर आप यहाँ सॉल्वेंट ड्राई ना लेके
मान लो इसमें वाटर रहा, ड्राई मतलब वाटर ना हो, अगर इसमें वाटर रहा तो वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक और प्रोटिक अगर आपको नहीं पता तो पहले आप पढ़िएगा, ठीक, आपको पता चलेगा। वाटर एक प्रोटिक सॉल्वेंट है। प्रोटिक मैं बता देता हूं, प्रोटिक सॉल्वेंट उनको बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली FON से अटैच हो, हाईली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से, ठीक है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। मैं यहां बता देता हूं, सुनो। तो अगर यहाँ पे ड्राई ईथर ना लेके हम यहाँ पे कोई प्रोटिक सॉल्वेंट ले ले, प्रोटिक, तो ग्रिग्नार्ड ये बनने को तो बन जाएगा पहले, ये आपस में रिएक्ट करके, लेकिन जैसे ये बनेगा, अभी मैंने डिस्कस किया था कि ग्रिग्नार्ड का नेचर होता है न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक, ठीक है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड में ये तो कार्बन है, इस पे होता है पार्शियल माइनस। अब इसके पास पार्शियल माइनस है तो इसका नेचर न्यूक्लियोफिलिक और बेसिक है। जैसे ही आप इसके आसपास इसको प्रोटिक सॉल्वेंट दिखेगा, प्रोटिक मतलब जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, वो उससे एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा RH, एक एल्कीन बना लेगा। भाई H वहां से लिया, H प्लस, R माइनस यहां से निकलेगा, RH बना लिया, मतलब ग्रिग्नार्ड रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब अगर शॉर्टकट में मैं बोलूं तो ग्रिग्नार्ड इज अनस्टेबल इन प्रोटिक मीडियम, प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ग्रिग्नार्ड अनस्टेबल है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रिग्नार्ड को ड्राई ईथर में बनाया जाता है, और अच्छे से आगे समझ में आएगा। मैं इतना बता क्यों ड्राई ईथर में प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड इज स्टेबल इन ड्राई ईथर। क्यों स्टेबल है, इसका दो रीजन है। पहला, इस ईथर में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन लेके ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर सकता, पहला रीजन। दूसरा, ईथर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो ईथर का भी नेचर, ईथर क्या होता है, ROR, ऑक्सीजन पे यहां लोन पेयर है, तो ईथर का भी नेचर होता है बेसिक, ये इसको भी बेस कंसीडर करते हैं, और ग्रिग्नार्ड का भी नेचर बेसिक। तो दोनों बेस है, तो बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। लेकिन मान लो यहां पे अगर मैं कोई ले लेता सॉल्वेंट जिसका नेचर एसिडिक हो, तो अगर एसिडिक रहेगा तो वो H प्लस देगा और ये R माइनस H प्लस ले लेगा, ठीक, और ये फिर कुछ और बना लेगा। तो इसका मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टेबल इन ड्राई ईथर, ठीक, दैट्स व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर। प्रोटिक सॉल्वेंट में इसको नहीं बनाते क्योंकि प्रोटिक में अनस्टेबल रहेगा, शुरू में तो ये बन जाएगा लेकिन तुरंत ही ये रिएक्ट करके प्रोटिक के हाइड्रोजन ले लेगा और ये फिर ग्रिग्नार्ड ना बन के कुछ और बन जाएगा, ठीक। चलिए ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, ये बना कैसे। छोटा सा मैकेनिज्म है, ये देखो मैकेनिज्म यहां बता रहा हूं मैं। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमको पता है ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन में से अपना एक इलेक्ट्रॉन, देखो इसके 2 मैकेनिज्म प्रपोज्ड है, ठीक है, ये पहला मैकेनिज्म ज्यादा बेटर माना जाता है, यही मैं बता रहा हूं। ये 2 में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस RX को। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा इस RX को, देखो ये बॉन्ड पोलर था, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, ठीक है, हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन। तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड इधर टूटेगा, मैं रफ में इधर बता रहा हूं, एक ही बार प्रोडक्ट लिखूंगा। जैसे ये टूटेगा, ये R पे आएगा प्लस और ये X पे आएगा माइनस। माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो इसका खुद का और एक इस R का, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब होगा क्या, जैसे इस पे प्लस आए, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इसका प्लस गायब हो जाएगा और ये यहां से बन जाएगा R डॉट। भाई इसका इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया तो इसका प्लस गायब, प्लस आया ही इसलिए था क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, इसका इलेक्ट्रॉन मिल गया R। अब सुनो, इस पे आ गया R डॉट। दूसरी बात, इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया Mg प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया डॉट, और क्या क्या बना, और बना X माइनस, ठीक, ये टूटा यहां से, ये X माइनस, R प्लस एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, ये R डॉट बना लिया रेडिकल, ये बना Mg डॉट, लेकिन इस पे प्लस आ गया और इस पे आ गया माइनस। अब ये प्लस माइनस आपस में आयोनिक बॉन्ड बना लेंगे। भाई हमको पता है जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक, तो ये आयोनिक बॉन्ड बना लेगा, ठीक, तो Mg और X के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। तो ओवरऑल मैं बोलना ये चाह रहा हूं, मैं यहां सीधे लिख दूंगा, यहां से बनता क्या है, देखो ये टूटा, एक तो बना हमारा R डॉट रेडिकल, ठीक है, और साथ में बन गया Mg और Mg पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये प्लस माइनस हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, चाहे तो यहां बना दे लेकिन हम इसको बनाते नहीं है, ठीक, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि वहां पे आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, वो प्लस माइनस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में बहुत आसान है भाई, 2 रेडिकल आपस में डाइवराइज हो जाएंगे, भाई ये R डॉट, ये भी रेडिकल वो भी रेडिकल,
ये R डॉट प्लस mgx, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दोनों शेयर करके एक बॉन्ड बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, तो Rmgx। ठीक है, देखिए देखिए ये दो स्टेप में रिएक्शन हो गया, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, सुनना। हमको ऑर्गेनिक में पता है कि हर एक रिएक्शन का एक आरडीएस होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो स्लो स्टेप होता है। इस रिएक्शन का, ग्रिग्नार्ड के प्रिपरेशन का जो आरडीएस है वो फर्स्ट स्टेप है, मतलब कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग इज द आरडीएस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कार्बन हेलोजन जो बॉन्ड टूट रहा है, यही आरडीएस है। आरडीएस मतलब, अब समझो इसका मतलब ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जितना इजीली टूटेगा, जितना जल्दी टूटेगा, ठीक है, उतना जल्दी ये बनेगा और उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। फिर से समझा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड में ये जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग है, ये आरडीएस है। इसका मतलब जितना जल्दी ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा उतना जल्दी ये बनेगा, जितना जल्दी ये टूटेगा उतना जल्दी ये बनेगा, आपस में कंबाइन हो गए, उतना जल्दी ये बनाएंगे। तो जितना जल्दी ये टूटेगा उतना जल्दी ये बनेगा, मतलब रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक, एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अब आर तो फिक्स है, वो तो कार्बन ही रहेगा। अगर मान लो मैं यहां पे ले लूं एक्स की जगह एक बार आयोडीन और एक बार यहां पे मैं ले लूं क्लोरीन, ठीक है। अगर आप यहां आयोडीन लेंगे तो ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड हो गया, और अगर आप यहां क्लोरीन लोगे तो ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड हो गया। अब हमको पता है कि आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन। भाई आयोडीन एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, क्यों होता है ये सब पढ़ चुके हैं पहले, जिसको नहीं आता बाद में देख लेंगे, वीडियो पहले के समझ में आएंगे, ठीक है, या कहीं से पढ़ लेंगे। आयोडीन इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन क्लोरीन। एक बात हमको और पता है, जो जितना बेटर लिविंग ग्रुप होता है वो जब किसी से बॉन्ड बनाता है तो वो उतना वीक बॉन्ड बनाता है। भाई कॉमन सेंस की बात है, गुड लिविंग ग्रुप है मतलब वो छोड़ के भागना चाहता है, छोड़ के भागना चाहता है मतलब वो किसी से बॉन्ड बना रहा है, जबरदस्ती बॉन्ड बनवा रहे हो, ठीक, या जैसे भी बॉन्ड बनवा रहे हो तो वो बॉन्ड वीक बनाएगा, क्योंकि वो तो गुड लिविंग ग्रुप है, वो तो उस क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी के चक्कर में है कि जल्दी से वो कैसे भी भाग जाए वहां से, ठीक। तो गुड लिविंग ग्रुप फॉर्म्स वीकर बॉन्ड एंड बैड लिविंग ग्रुप फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो अगर मैं यहां पे आई ले लिया, आयोडीन हेलोजन्स में बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, ठीक। तो अगर आपने यहां आई ले लिया तो ये कार्बन आयोडीन बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि आयोडीन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप अमंग हेलोजन्स। और अगर ये वीक बॉन्ड है तो ये जल्दी से टूट जाएगा और जल्दी से ये बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहीं पे ले लूं क्लोरीन या ले लो फ्लोरीन, चलो फ्लोरीन ले लेते हैं। भाई फ्लोरीन आपको पता है कि हेलोजन्स में सबसे बैड लिविंग ग्रुप होता है। बैड लिविंग ग्रुप क्या है, इसको तो लिविंग ग्रुप मानते ही नहीं है, ये इतना खराब लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर ये बैड लिविंग ग्रुप है, इसका मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड अगर यहां होगा तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, और अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हुआ तो टूटेगा नहीं जल्दी, और टूटेगा नहीं, ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। बैड लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो ये जल्दी बनेगा नहीं। इसीलिए मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था कि यहां पे हम RMgCl देखेंगे, RMgI देखेंगे, RMgBr देखेंगे, लेकिन RMgF देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो बनता ही नहीं है जल्दी। क्यों नहीं बनता, क्योंकि फ्लोरीन इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ठीक है। बैड लिविंग ग्रुप होने की वजह से उसके और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ना मुश्किल है, वो इजीली टूटता नहीं है, इसलिए बनता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हमको एक बात याद रखना है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग इज द आरडीएस ऑफ द रिएक्शन, एंड जितना इजीली ये टूटेगा उतना जल्दी ग्रिग्नार्ड बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है, अगर हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड की बात करें, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रेट ऑफ फॉर्मेशन होगा RI का। अगर हाइड्रोजन की जगह हमने आयोडीन ले लिया तो वो जल्दी, सबसे जल्दी ग्रिग्नार्ड बनाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करते हैं तो ग्रिग्नार्ड बनता है। अगर एल्काइल हैलाइड में आयोडीन है तो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप, सबसे वीक बॉन्ड, जल्दी से टूट जाएगा, तो सबसे जल्दी ये बनाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड सबसे ज्यादा RI का, फिर होगा RBr का, फिर होगा RCl का, और उसके बाद होगा RF का, ठीक है। और RF का तो इतना खराब होता है रेट, ये बनाता ही नहीं है ग्रिग्नार्ड, ठीक है, जनरली। चलिए ठीक है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखेंगे, देखिए अभी आपको बताया था मैं थोड़ी देर पहले कि ग्रिग्नार्ड या जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब सुनो, अगर ग्रिग्नार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक, तो सबस्ट्रेट में वो क्या खोजेगा भाई? बेस को क्या चाहिए? बेस को चाहिए होता है, आपने पढ़ रखा होगा, बेस को चाहिए होता है H+, एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर ग्रिग्नार्ड किसी सबस्ट्रेट से रिएक्शन करने जा रहा है और अगर उस सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो तुरंत ग्रिग्नार्ड उससे एसिड बेस करेगा। मतलब ग्रिग्नार्ड का नेचर बेसिक, वो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और उससे सबस्ट्रेट से H+ ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं, जो ग्रिग्नार्ड पहला रिएक्शन शो करता है वो करता है एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ग्रिग्नार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा और सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिड बेस कर लेगा। लेकिन मान लो सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ। अच्छा एक बात और, कई लोग को मन में डाउट होगा, सर ये एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है? तो जीओसी में आपने पढ़ा होगा, वो हाइड्रोजन जिसके रिमूवल, जिसके निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने, वो स्टेबल बने, उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। कॉन्जुगेट बेस मतलब जो एनायन, हाइड्रोजन निकलने के बाद कंपाउंड में जो माइनस चार्ज आता है एनायन, वो जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा क्या बोलते हैं, वो जो कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब सुनिए, मान लो कि सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ, तो अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ तो फिर ये जो हमारा ग्रिग्नार्ड है वो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर नहीं पाएगा। और अगर ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, ठीक, तो फिर अब ये बेस की तरह तो बिहेव करेगा नहीं। और अगर ये बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा तो फिर इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अब एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। इसीलिए सेकंड टाइप का जो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड शो करता है वो करता है न्यूक्लियोफिलिक। अब न्यूक्लियोफिलिक में भी बहुत टाइप के रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़ा है। तो ये करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और थर्ड ये रिएक्शन शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, अब एक बात है, एक डाउट आएगा तुरंत। मान लो कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई ऐसा सबस्ट्रेट है मान लो जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अब ये ग्रिग्नार्ड बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी कर सकता है। भाई उसके पास जो वो सबस्ट्रेट है उसके पास सिर्फ हाइड्रोजन तो होगा नहीं, और भी होंगे। तो अगर ये ग्रिग्नार्ड उस हाइड्रोजन को जाके इलेक्ट्रॉन देगा तब तो ये बेस की तरह हो गया, तो एसिड बेस हो गया। लेकिन अगर ये उस हाइड्रोजन को ना के इलेक्ट्रॉन देखे किसी और को, दिया कार्बन को या इसको, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया और फिर रिएक्शन इन दोनों में से एक होगा। अब डाउट ये कौन सा रिएक्शन होगा? तो सुनो, आपने ये पढ़ रखा होगा कि एसिड बेस रिएक्शन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। जितने भी ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं, चाहे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2 या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, जितने भी रिएक्शन होते हैं उन सबसे फास्ट माना जाता है एसिड बेस रिएक्शन को। अच्छा क्यों माना जाता है? इसका रीजन भी है, इसके कई सारे रीजन है, लेकिन एक रीजन मैं बता दे रहा हूं। देखो, एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी है वो जाके H+ को एक्सेप्ट करता है। भाई H+ को गेन करता है, मतलब ये H+ को इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन में H+ का ट्रांसफर होता है। H+ एक छोटा सा आयन है, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजीली हो जाते हैं, इसलिए भाई एसिड बेस रिएक्शन फास्ट है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन है, एसिड बेस रिएक्शन में प्लस माइनस चार्जेस के बीच में बॉन्ड बनते हैं। जैसे H पे प्लस है, ठीक, हाइड्रोजन पे प्लस है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, जैसे यहां पे ग्रिग्नार्ड होगा तो वहां R पे माइनस है, तो माइनस प्लस के बीच में ये बॉन्ड बन रहा है। और हमको पता है जब माइनस प्लस चार्जेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम में आता है। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रोल है, और जहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन आ गया, वो अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है, बहुत जल्दी होता है।
ठीक है। इसलिए एसिड बेस रिएक्शन दूसरे रिएक्शन से फास्ट माने जाते हैं। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि गिगनार्ड ये तीनों रिएक्शन शो करेगा, लेकिन सबसे पहले वो ये वाला रिएक्शन शो करेगा सबसे पहले। मतलब अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो गिगनार्ड सबसे पहले जाके उसका H+ ले लेगा और एसिड बेस रिएक्शन करके खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। लेकिन मान लो सबस्ट्रेट में क्या बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ, तब गिगनार्ड करेगा ये रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब आपको समझ लेना है कि सबसे पहले गिगनार्ड सबस्ट्रेट के साथ एसिड बेस रिएक्शन करना चाहेगा। अगर सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो एसिड बेस हो जाएगा सिंपल, ये गिगनार्ड RMgx, R पे पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस R माइनस जाके वहां से सबस्ट्रेट से H+ ले लेगा और RH बना लेगा। लेकिन अगर मान लो सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हुआ, फिर ये रिएक्शन होंगे। ये कैसे होंगे ये आगे बताऊंगा। ठीक है, तो अब अपने को पढ़ना है पहला एसिड बेस रिएक्शन ऑफ गिगनार्ड। गिगनार्ड का एसिड बेस रिएक्शन, गिगनार्ड एसिड बेस कैसे करता है। तो देखो अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एसिड बेस रिएक्शन करने के लिए एक ही कंडीशन है कि सबस्ट्रेट के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। अब डाउट सबसे पहले ये रहता है सर हमको कैसे पता चलेगा कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है कौन सा नहीं है, ठीक। तो देखो जीओसी में ये पढ़े हैं, लेकिन मैं यहां बता दे रहा हूं। मान लो कि आपको दो कंपाउंड दिया, थोड़ा सा बताता हूं। ये एक कंपाउंड है और ये एक कंपाउंड है। यहां पे ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH3 है। मान लो आपको बोला, मान लो ये फर्स्ट कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है। बोला इस फर्स्ट कंपाउंड का ये जो हाइड्रोजन है और ये सेकंड कंपाउंड का ये जो हाइड्रोजन है, इन दोनों में एसिडिटी कंपेयर करो, कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है। तो अभी मैं बताया भी था कि देखो एसिडिक हाइड्रोजन वो होता है जिस हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बने वो स्टेबल बने, उसको हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे मान लो अगर यहां से एक H+ मैं निकालूं, एक हाइड्रोजन निकाल दूं H+, तो ये बनेगा CH3 CH2 और ये बना CH2 माइनस, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां से एक H+ निकाल दूं तो ये बना CH2 डबल बॉन्ड CH और ये बना CH2 माइनस। ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये भी कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। मैंने बोला जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन माना जाएगा। अब देखो अगर मैं इन दोनों कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करूं तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई सिग्मा माइनस, और यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। अगर ये स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम कंपेयर करते हैं एसिडिक हाइड्रोजन कि कौन हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। अब डाउट ये है कि मान लो कोई कंपाउंड दे दिया तुमको, ठीक, सबस्ट्रेट दे दिया, डाउट ये कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। तो देखो सिंपल तरीका है, इसको दो तरीके से बताता हूं। अगर सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो फिर हम इसको एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। जैसे मान लो आपको दिया हो, एक समझाता हूं ऐसे, आपको एक दिया हो OH, ठीक है, और एक दिया हो NH2। देखना ध्यान से देखना, ये बताओ। अब मान लो बोले कि इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अभी मैंने बोला एक काम करो, H+ निकालो, कॉन्जुगेट बेस बनाओ, जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस वो उतना ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन। यहां से H+ निकालोगे O पे माइनस आएगा, ठीक है। यहां पे H+ निकालोगे NH माइनस आएगा। अगर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो भाई यहाँ माइनस ऑक्सीजन पे या माइनस नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हुआ, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया, और ये इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम हो गया, लेकिन फिर भी ये भी एसिडिक हाइड्रोजन माना जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो यहीं पे मैं ले लूं, मान लीजिए यहीं पे मैं ले लूं CH3, ठीक, CH3 कार्बन, अब यहां से हाइड्रोजन निकालोगे जाएगा CH2 माइनस, ठीक। ये कार्बन पे जो माइनस है ये कम स्टेबल है, कार्बन पे माइनस बहुत ज्यादा कम स्टेबल है, तो कार्बन पे माइनस बहुत ज्यादा कम स्टेबल है, ठीक है।
इसका मतलब इसका जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा एसिडिक नहीं हुआ। ठीक, तो मैं समझाना ये चाहता हूं, अगर हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तब आप हाइड्रोजन को जब ग्रिग्नार्ड आके हटाएगा, जब ग्रिग्नार्ड हटाएगा H प्लस को, H प्लस लेके जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस आएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस आएगा तो वो स्टेबल होगा, कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा वो स्टेबल होगा। ठीक है, अब डाउट ये है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहां पे मान सकते हैं। तो सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, देखो अगर हाइड्रोजन SON सन X, अगर हाइड्रोजन सन X इन चारों में से किसी एक से अटैच है, ठीक है, तो फिर उस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन मानेंगे ग्रिग्नार्ड के रेस्पेक्ट में, और ग्रिग्नार्ड आएगा तो वो H प्लस लेके एसिड बेस कर लेगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन इन चारों के अलावा किसी और एटम से अटैच है, ठीक है, तो फिर हम उसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मानेंगे, ग्रिग्नार्ड उसके साथ एसिड बेस नहीं करेगा। क्वेश्चन यहाँ सन X क्या है, S सल्फर, O ऑक्सीजन, N नाइट्रोजन, X मतलब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो, चलो समझाता हूँ, मान लो मेरे एक ग्रिग्नार्ड में लिया CH3MgBr, ये ग्रिग्नार्ड है, इसका रिएक्शन मान लो मैं करा दिया वाटर से, तो HOH, ये वाटर है। मैंने अभी बताया कि ग्रिग्नार्ड जब रिएक्ट करेगा सामने वाले सबस्ट्रेट के साथ, तो मान लो ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड। ठीक है, अच्छा मैं उल्टा लिखा, ऐसा नहीं कि सबस्ट्रेट पहले लिखते हैं रिएजेंट बाद में लिखते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। सुनो, तो अब ये जो सबस्ट्रेट है उसमें सबसे पहले ग्रिग्नार्ड क्या खोजेगा, अभी मैं बताया था एसिड बेस रिएक्शन करना चाहेगा तो उसमें एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा। एसिडिक हाइड्रोजन किसको मानेंगे, जो हाइड्रोजन इनमें से किसी एक से अटैच हो। भाई ऑक्सीजन से अटैच है, ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, और एसिडिक हाइड्रोजन अगर ये हो गया तो भाई यहाँ पे हमको पता है RMgX में ग्रिग्नार्ड में यहाँ पार्शियल माइनस होता है, तो R माइनस या CH3 माइनस और ये H प्लस ले लेगा, तो CH3 माइनस और H प्लस ये बना लेगा CH4, और भाई अगर ये माइनस है तो ये प्लस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, और ये H प्लस निकला तो यहाँ माइनस आ गया, OH माइनस, O पे माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बन गया साथ में MgBr OH, ऐसे लिख लो OH MgBr। ठीक, अब देखो खैर इससे मतलब ये मेन प्रोडक्ट ये बना, तो ये, तो इसका मतलब सिंपल है। लेकिन मान लो यहीं पे ऐसा कोई सबस्ट्रेट लेता जिसमें हाइड्रोजन कार्बन से अटैच होता, कार्बन से, तो फिर ग्रिग्नार्ड उसके साथ एसिड बेस नहीं करता। ठीक, क्योंकि भाई यहाँ पे कार्बन तो है नहीं, ठीक, क्योंकि कार्बन पे माइनस उतना ज्यादा स्टेबल होगा नहीं, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो सिंपल है, ग्रिग्नार्ड पहले करेगा एसिड बेस अगर सामने वाले में एसिडिक हाइड्रोजन हुआ। एसिडिक हाइड्रोजन सामने वाले में हुआ कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन अगर सन X से किसी से अटैच है। अच्छा एक बात और उसमें बता रहा हूँ, देखो सन X नहीं, हमको अभी मैंने बोला कि अगर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है तो उसको हम एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मानेंगे। ये कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर माइनस चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन मान लो अगर यहीं पे ये हाइड्रोजन अटैच है इस वाले कार्बन से, भाई ये कार्बन आपने बॉडी में पढ़ रखा होगा, ये है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है इस कार्बन से, भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग होती है 3 के लगभग, 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो यहां से H प्लस जब ले जाओगे तो इस कार्बन पर माइनस आएगा, और इस कार्बन में माइनस स्टेबल माना जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। अगर ये स्टेबल हुआ, ठीक, इसका मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, और एसिडिक हाइड्रोजन हो गया इसका मतलब ग्रिग्नार्ड इससे एसिड बेस करेगा। तो मैं समझाने की चाहता हूं कि ग्रिग्नार्ड एसिड बेस किससे किससे करेगा, अगर हाइड्रोजन सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन सन X से अटैच है तब तो उससे कर लेगा, अगर हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तब नहीं करेगा, लेकिन अगर हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है तो भी ग्रिग्नार्ड एसिड बेस कर लेगा। समझ में आ गया, चलिए ठीक। और एसिडिक हाइड्रोजन और किसको मानते हैं, और मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा। एक्टिव मिथाइलिन एक ग्रुप पता है, जैसे मान लो इधर देखो, ये है ऐसा, ये यहां पे 2 हाइड्रोजन होगा ना, ये। अब देखिए ये जो ग्रुप है CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा होता है, ऐसा CH2 ग्रुप, सच CH2 ग्रुप विच इज सराउंडेड बाई 2 साइड्स बाई माइनस एम इफेक्ट। भाई दो तरफ से माइनस एम लग रहा हो, मीजोमेलिक, देखो ये माइनस एम शो करेगा, ठीक है, ये भी माइनस एम, जैसे मान लो तुमने यहां से H प्लस निकाल दिया, यहां माइनस आया नेगेटिव,
अब ये पाई सिग्मा माइनस इधर भी मीथोमेटिक हो रहा है, पाई सिग्मा माइनस इधर भी मीथोमेटिक हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन। जो एक्टिव मिथाइलिन का ये हाइड्रोजन होता है ये भी बहुत ज्यादा एसिडिक माना जाता है। तो गिरनाट अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ भी एसिड बेस कर लेगा। तो मैं पूरा कंक्लूड कर दे रहा हूं कि गिरनाट एसिड बेस किसके किसके साथ करेगा। अगर सबस्ट्रेट में हाइड्रोजन सनेक्स मतलब सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हेलोजन से डायरेक्ट अटैच हुआ तो गिरनाट एसिड बेस करेगा। अगर हाइड्रोजन कार्बन से अटैच हुआ sp3 हाइड्रोजन कार्बन से तब गिरनाट एसिड बेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हुआ हाइड्रोजन तब गिरनाट एसिड बेस करेगा। और अगर हाइड्रोजन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से अटैच है तो भी गिरनाट एसिड बेस करेगा। चलिए ठीक है, अब हम सेकंड रिएक्शन देखते हैं। और एसिड बेस करेगा तो सिंपल है, क्या करेगा भाई, उसका H+ ले लेगा, ये R- H+ लेके RH बना लेगा, एल्केन बन जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हाँ, तो अब सेकंड रिएक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मान लो मेरे पास सबस्ट्रेट ऐसा है, मैं एक सबस्ट्रेट लेता हूं, कार्बोनिल ग्रुप ये लगा हुआ है, और इस कार्बोनिल ग्रुप पे ये जो कार्बन है इसकी ये 2 वैलेंसी है, ठीक है, ध्यान सुनना। मान लीजिए ये सबस्ट्रेट है, अब अटैक करने वाला मैं ग्रिग्नार्ड लिया RNgX, ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए यहां सबस्ट्रेट में यहां पे कोई हाइड्रोजन हुआ या कुछ भी हुआ, ठीक है, या मान लो एल्काइल ग्रुप हुआ R, तो ये जो हाइड्रोजन है इस केस में, ये जो हाइड्रोजन है भाई, अभी मैं बताया था थोड़ी देर पहले कि ग्रिग्नार्ड से यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूक्लियोफाइल बेस दोनों की तरफ बिहेव कर सकता है। अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन हुआ तो भाई वो आएगा और एसिडिक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा और एसिड बेस हो जाएगा। ये जो कंपाउंड मैंने लिया है यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। क्यों एसिडिक हाइड्रोजन अभी बताया था, किसको किसको मानेंगे, ठीक है। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ग्रिग्नार्ड इसके साथ एसिड बेस नहीं कर पाएगा, तो अब क्या करेगा, तो भाई अब ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब ये बेस की तरह ना बिहेव करके न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो अब ये इस सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफिलिक साइट खोजेगा। इलेक्ट्रोफिलिक साइट मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता हो, और आपको पता है तो इसलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं H और R ना लेके एक काम करता हूं, मान लेता हूं कि यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा है, एक ये लिविंग ग्रुप 1 मान लेता हूं और यहाँ पे मान लेता हूं लिविंग ग्रुप 2, ठीक है। एक चीज और मानना पड़ेगा कि लेट्स कंसीडर लिविंग ग्रुप 2 या 1 कोई भी इसमें से एक, और दोनों लिविंग ग्रुप 2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन लिविंग ग्रुप 1, ठीक है। मैंने मान लिया कि एक मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता होगा कि ये जो कार्बन है ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक, और यहां पे ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो एक तो पाई बॉन्ड है वीक बॉन्ड, दूसरा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये बॉन्ड पोलर हो गया और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो कार्बन ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गया, भाई ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट हो गया और इस कंपाउंड में कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, अब डाउट ये लिविंग ग्रुप क्या होता है, तो लिविंग ग्रुप हमने पढ़ रखा है, गुड लिविंग ग्रुप हम किसको मानते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, बाद में इसी चैप्टर में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे लिविंग ग्रुप हम किसको किसको मान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए ये लिविंग ग्रुप कौन कौन हो सकते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, हाइड्रोजन आर गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। OR एल्कोक्सी ग्रुप वो होता है गुड लिविंग ग्रुप। जो एल्काइल ग्रुप होता है R वो गुड लिविंग ग्रुप उसको नहीं मानते, दैट इज कंसिडर्ड एज बैड लिविंग ग्रुप। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर यहाँ लिविंग ग्रुप मान लीजिए कोई भी हेलोजन हुआ या एल्कोक्सी ग्रुप हुआ, तब ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा। तो मान लो 2 लिविंग ग्रुप है, ये कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। अब ये बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो अब ये अटैक करेगा यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये रिएक्शन कैसे होगा वो बात की बात है। जो प्रोडक्ट बनेगा मैं वहां यहां बता दे रहा हूं, ये बनेगा
OH और यहां पे लग जाएंगे 3R। ये अच्छा, ये हमने एक्सेस में ले लिया, ये हमने एक्सेस में ले लिया, ये हो गया 3R। और सेकेंड स्टेप में देखिए, जब ग्रिग्नार्ड बेस की तरह काम नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, तो फिर ये रिएक्ट करेगा, तो हमको ग्रिग्नार्ड को एक्सेस में लेना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड स्टेप में यहां पे आपको एक NH4Cl या तो लेना पड़ेगा, ठीक भाई, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कंपाउंड जो प्रोटिक हो, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो। अभी मैकेनिज्म से आपको और समझ में आएगा। अब इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होता कैसे है, मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। देखो, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक साइट, ये लगा हुआ है यहाँ पे 2 लिविंग ग्रुप, ठीक है। यहां पे ये जो R- है वो अटैक करेगा यहां, ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे। जैसे ये R- यहां अटैक करेगा, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, इसको एक बॉन्ड अपना, एक वैलेंसी, इसको अपना वैकेंट खाली करना पड़ेगा। अब ये कैसे खाली होगा, क्योंकि भाई अभी ये 4 बॉन्ड बनाया हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये इलेक्ट्रॉन फर्दर ले नहीं सकता किसी से। अगर इसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये बॉन्ड इधर तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बॉन्ड में पहले से पोलैरिटी थी, इजीली टूट जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे होगा, ये इधर टूटेगा, ठीक। इसका मतलब यहां से ये जो R- है, R- ये अटैक करेगा, ये X, यहां माइनस था, यहां प्लस था, ये माइनस अटैक करेगा यहां पे, ठीक है। और जैसे ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ठीक। देखो, ये मिटा देता हूं यहां पे देख लेते हैं, ये यहां अटैक किया, ये इधर टूटा, यहां आया O-, और ये टूटा, ये R- आके यहां अटैच हो गया, यहां ये बॉन्ड इधर टूटा, यहां माइनस, यहां प्लस, इस प्लस से ये माइनस आके अटैच हो जाएगा, और ये माइनस से ये प्लस आके अटैच हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां बनेगा CO-, ये लिविंग ग्रुप 1 लगा हुआ है, ये लिविंग ग्रुप 2 लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पे आके ये R- अटैच हो जाएगा यहां। तो भाई जैसे यहां प्लस आया, ये माइनस यहां अटैच हो गया, और जैसे ये टूटा यहां माइनस, ये प्लस वाला यहां आ गया, Mg+X। ये देखिए, अब यहां पे एक बच्चों को डाउट आ सकता है, जो आता है कुछ बच्चों को डाउट ये है कि सर जैसे ये बॉन्ड टूटा, यहां माइनस आया, ये बॉन्ड टूटा, यहां प्लस आया, प्लस माइनस आपस में बॉन्ड बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। यहां पे कोई भी प्लस माइनस हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसका प्लस और इसका माइनस एक दूसरे से बॉन्ड बना के खत्म हो गया। लेकिन जब यहां माइनस आया, ये यहां टूटा और यहां पे प्लस आया, तो ये माइनस प्लस आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये माइनस प्लस अपन दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों? देखो, ये बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी प्लस माइनस रिप्रेजेंट नहीं करते। और ये बॉन्ड बन रहा है, मैग्नीशियम बना रहा है, मैग्नीशियम में मेटल है और मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब सुनो, ये जो बना है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो बना है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। देखो, अगर ये अनस्टेबल हुआ तो ये अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा, अपने आप ये टूट जाएगा और कुछ और बनाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है अनस्टेबल है कि स्टेबल है, कैसे पता चलेगा? तो देखो, जो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, ये सिर्फ अभी ग्रिग्नार्ड के लिए नहीं है, आगे आप जितने भी रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे मेटल हाइड्राइड के रिडक्शन पढ़ेंगे आगे, उसमें भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, सेम ही लॉजिक है। अगर इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये अनस्टेबल होगा, क्योंकि भाई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो वीक बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, तो अनस्टेबल है, वो बॉन्ड टूट जाएगा इजिली, वो अपने आप भाग जाएगा लिविंग ग्रुप। तो सुनो, अगर ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, अगर इसमें कोई भी एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको हम अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मानेंगे, और अगर कोई भी लिविंग ग्रुप इसमें नहीं है तब हम इसको स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मानेंगे। अगर ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये अपने आप डिसोसिएट हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि इसमें दो लिविंग ग्रुप है, एक तो छोड़ो, एक रहेगा तो भी अनस्टेबल होगा, तो ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ भाई, ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता क्या है, ये फर्दर अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा। कैसे होगा? तो देखो, ये जो O पे माइनस चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, इधर। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश करेगा, इस कार्बन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो अब इसमें से कोई एक बॉन्ड ये तोड़ना चाहेगा। भाई बॉन्ड वो टूटेगा जो बॉन्ड वीक होगा इन तीनों में से, और वीक बॉन्ड वो होगा जो सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है
जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं वो वीक बॉन्ड बनाते हैं। अब हमने माना है कि लिविंग ग्रुप 2 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप देन लिविंग ग्रुप 1, इसका मतलब ये वीक बॉन्ड होगा। तो जैसे ये इधर पुश करेगा ये इधर भाग जाएगा। एक बात और, ये जो लिविंग ग्रुप यहाँ होते हैं ये जनरली कौन होते हैं बताया मैं, हेलोजन या फिर ये एल्कोक्सी OR, ये सब जो भी ये होते हैं कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इन पे माइनस आएगा और इस पे प्लस आएगा। जैसे ये प्लस आए, ये प्लस माइनस आपस में फिर से बॉन्ड बना लेगा। तो यहां से बनेगा कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड हो भाई, ये इलेक्ट्रॉन इधर पुश किया, यहाँ प्लस आया, इसके टूटने की वजह से प्लस माइनस बॉन्ड बना लिया। ये लिविंग ग्रुप 1 ऐसे ही रहा और ये R ऐसे ही रहा। अब डाउट ये कहा गया, तो भाई देखो जैसे ये इधर पुश किया ये प्लस वाला इधर निकल गया और ये टूट के निकला माइनस, ये Lg2 माइनस और ये Mg+X साथ में बॉन्ड बना के निकल गए। ठीक है, उससे अपने को मतलब नहीं है, अपने को मेन प्रोडक्ट इससे मतलब है। अब ये बना, अब देखो यहां पे जो हम ग्रिनार्ड लेते हैं वो हम लेते हैं एक्सेस में, ये ग्रिनार्ड एक्सेस में हम लेते हैं। ये रिएक्शन यही रुकेगा नहीं, जैसे ही ये बना वापस से एक दूसरा मॉलिक्यूल ग्रिनार्ड का अटैक करेगा। क्यों ग्रिनार्ड का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक करेगा? क्योंकि भाई ग्रिनार्ड एक्सेस में है, एक मॉलिक्यूल यहां अटैक किया तो ये बना। अब ये जो बना है इसमें फिर से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर यहां आ गया इस कार्बन पे, और ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। फिर से ये अटैक करेगा, ये R- यहां अटैक करेगा, फिर से ये बॉन्ड यहां टूटेगा जैसे कि यहां हुआ था। जैसे ये बॉन्ड इधर टूटेगा यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस वाला आके यहां अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहां टूटा यहाँ प्लस आया, ये माइनस यहां आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट मैं बना रहा हूं, क्या बनेगा, ये बन जाएगा C, एक फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा Mg+X, और यहां लिविंग ग्रुप 1, ये R पहले से लगा हुआ था, ये एक R और एक R और आ जाएगा, ये बन गया। देख लो यहां से ये बना। ठीक, अब ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहां बना है, ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, देखो ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहां से यहां बना, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फिर से अनस्टेबल है। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी अनस्टेबल है। क्यों? मैंने बोला अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को मानते हैं जिसमें लिविंग ग्रुप हो। भाई इसमें भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर से ये टूटेगा, डिसोसिएट होगा अपने आप। भाई बॉन्ड वीक है, अपने आप डिसोसिएट होगा। ये माइनस इधर आएगा और ये इधर टूट जाएगा। जैसे ये टूटा, ये बना C डबल बॉन्ड O, ये लिविंग ग्रुप चला गया, ये R पहले से था और ये R अभी लगा। ठीक है, ये बन गया। अब देखो फिर से ये रिएक्शन यहां नहीं रुकेगा क्योंकि ग्रिनार्ड एक्सेस में है, तो एक ग्रिनार्ड यहां यूज हुआ, एक ग्रिनार्ड यहां यूज हुआ, फिर से एक ग्रिनार्ड आएगा, फिर से एक ग्रिनार्ड का मॉलिक्यूल आएगा RMgX। ठीक है, फिर से वही रिएक्शन R-C+, ये बॉन्ड इधर टूटेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये बनेगा फिर से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स O-Mg+X। ठीक है, और ये R पहले से था, ये भी R पहले से था और ये एक R आके लग गया। ठीक है, देखो फिर से एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना। लेकिन देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में टोटल 3 जगह टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। ठीक है, लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है ये बाकी इन दोनों टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से अलग है। क्यों? ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स था क्योंकि दो लिविंग ग्रुप है। भाई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो लिविंग ग्रुप मतलब वीक बॉन्ड बनाया है, और वीक बॉन्ड बनाया है इसका मतलब ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये अपने आप डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहां लिविंग ग्रुप दो था, तो ये अपने आप डिसोसिएट हो गया और ये बना लिया। भाई एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहां बना, ये भी अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक लिविंग ग्रुप है, तो ये भी वीक बॉन्ड है, अपने आप टूट गया। लेकिन ये जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है ये इन दोनों से अलग है क्योंकि ये स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, और अगर कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है तो कोई भी बॉन्ड ये इतना वीक नहीं है कि अपने आप टूट जाए। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप डिसोसिएट नहीं होगा। बाकी दोनों अपने आप डिसोसिएट हो गए थे, और अगर ये अपने आप डिसोसिएट नहीं होगा तो अब हमें इस स्टेप में ये जो हम NH4Cl लिए हैं इसको हमको डालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों NH4Cl अब डालना पड़ेगा? क्योंकि भाई अब ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स खुद से रिएक्शन करके डिसोसिएट होकर कुछ बनाएगा नहीं, तो हमको बाहर से ये एक प्रोटिक सोर्स डालना पड़ेगा जिससे कि ये H+ ले ले। अब हम यहाँ पे NH4Cl डालेंगे। ठीक है, लेकिन अब सुनना, तो पहले तो समझो कि NH4Cl डालना कब है। जब तक अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने तब तक NH4Cl नहीं डालना है, तब तक ये अनस्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपने आप डिसोसिएट होके बनाता जाएगा आगे। लेकिन जैसे स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने अब हमको NH4Cl डालना पड़ेगा।
अब ये देखिए NH4Cl का काम क्या है, सुनना। NH4Cl इससे तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, वो बात की बात है, लेकिन जैसे ही आप NH4Cl डालोगे पहले वो कंटेनर में बचे हुए गिगनार्ड के जितने मॉलिक्यूल है उनसे रिएक्ट करके उनके साथ एसिड बेस कर लेगा। अब कई लोगों को समझ में नहीं आई बात, तो सुनो समझाता हूं। सुनो, मान लो जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा था उस कंटेनर में गिगनार्ड हमने एक्सेस में लिया है, तो गिगनार्ड के बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और इस रिएक्शन में गिगनार्ड के 3 ही मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए, एक यहां और एक यहां, 3 ही कंज्यूम हुए। अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स बना, आपने NH4Cl डाला, जैसे ही आप NH4Cl डालोगे जो बचे हुए कंटेनर में भाई एक्सेस में 3 ही यूज हुआ, तो बहुत सारे गिगनार्ड के मॉलिक्यूल और बचे होंगे। जो बचे हुए गिगनार्ड के मॉलिक्यूल हैं उनको दिख गया NH4Cl में एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि देखो ये प्रोटीन सोर्स है भाई, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से अटैच है, वो सनेक्स वाला याद आया, एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया। जैसे ही गिगनार्ड को एसिडिक हाइड्रोजन यहां दिखेगा वो तुरंत एसिड बेस करेगा, गिगनार्ड के जितने हुए बचे हुए मॉलिक्यूल कंटेनर में वो इससे H+ ले लेंगे और वो RMgH से RH बन गए। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाना ये चाहता हूं कि जैसे ही आप इस रिएक्शन में NH4Cl डालते हैं जो कंटेनर में बचे हुए गिगनार्ड के मॉलिक्यूल है वो खत्म हो जाते हैं। खत्म मतलब वो कुछ और बना लिया, वो गिगनार्ड रही नहीं। जब वो गिगनार्ड रहे ही नहीं तो अब जब ये फाइनल प्रोडक्ट ये जो बनेगा इस पे फिर गिगनार्ड अटैक नहीं कर सकता, इस पे गिगनार्ड रिएक्ट नहीं कर पाएगा, समझे। तो NH4Cl का रोल समझो, पहले जैसे ही डालोगे NH4Cl कंटेनर में बचे हुए गिगनार्ड के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करके खत्म कर देगा, एल्केन बना देगा, कुछ बना देगा। ठीक है, अब लास्ट में फिर NH4Cl का एक मॉलिक्यूल आएगा और ये यहां से H+ ले लेगा, ये ऑक्सीजन H+ ले लेगा, O- H+ और ये बन गया। देखिए हमको फाइनली ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो अब यहां पे कई सारा क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोलेगा बताओ ये जो गिवन कंपाउंड था, ठीक, जब ये गिगनार्ड से रिएक्ट किया तो इस कंपाउंड का 1 मोल गिगनार्ड के कितने मोल कंज्यूम किया। तो देखो कितने कंज्यूम कर रहा है, एक यहां कर रहा है, एक यहां कर रहा है और एक यहां कर रहा है, तो 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल इसका 3 मोल गिगनार्ड कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो आपको तो शॉर्टकट, लेकिन मान लो यहीं पे समझ लो, मान लो यहाँ पे इस कंपाउंड में, ये जो गिवन कंपाउंड है इसमें कोई लीविंग ग्रुप नहीं होता, यहाँ एल्काइल होता या हाइड्रोजन था, कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता। अगर यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप में ही स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता, और जैसे ही फर्स्ट स्टेप में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता तो आपको फर्स्ट स्टेप में ही NH4Cl डालना पड़ता, और जैसे ही तुम NH4Cl डालते बचे हुए गिगनार्ड खत्म हो जाते और हमको प्रोडक्ट मिल जाता। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं उस केस में गिगनार्ड कंज्यूम कितना होता है, एक ही। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूं आप याद कर ले शॉर्टकट कि किसी कंपाउंड में जितने लिविंग ग्रुप रहेंगे उससे एक ज्यादा गिगनार्ड कंज्यूम होगा। जैसे इसमें 2 लिविंग ग्रुप है तो 3 गिगनार्ड कंज्यूम होगा, एक भी लिविंग ग्रुप नहीं होगा तो एक ही गिगनार्ड कंज्यूम होगा। क्यों एक ही कंज्यूम होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ही स्टेबल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ये अपने आप टूटेगा नहीं, तो हमको फर्स्ट स्टेप में NH4Cl डालना पड़ेगा जिससे कि ये H+ ले ले। समझ में आ गया बात, चलिए ठीक है, ये हो गया मैकेनिज्म। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, मान लो आपको बोला कि ये हमारे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है, कंपाउंड है HCHO फॉर्मल्डिहाइड। बोला इसका रिएक्शन एक गिगनार्ड को ले लेते हैं, तो कोई भी गिगनार्ड ले लो, CH3MgBr ले लिया। ठीक है, और सेकंड स्टेप में आपको पता है NH4Cl डालना ही पड़ेगा। ठीक, नहीं डालेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब सुनो, जैसे ही करोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम मैकेनिज्म से देख लेते हैं, एक बार मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं। ठीक, देखो फर्स्ट स्टेप ये H≡CH। फर्स्ट स्टेप याद करो, मैंने क्या बोला था कि गिगनार्ड जब किसी भी सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, गिगनार्ड पे यहाँ माइनस होता है, वो पहले बेस की तरफ बिहेव करके एसिडिक हाइड्रोजन खोजता है। यही काम यहाँ होगा, ये गिगनार्ड आएगा यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा, लेकिन भाई यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है, और एसिडिक हाइड्रोजन याद करो किसको मानते थे हम गिगनार्ड के रिस्पेक्ट में, जो हाइड्रोजन सनेक्स से अटैच हो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन से, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं, तो आप गिगनार्ड यहाँ एसिड बेस नहीं कर पाएगा। जब एसिड बेस नहीं कर पाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। जैसे अटैक करेगा ये इधर टूटेगा, तो ये बन गया HCO- टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा MgBr+, और ये H पहले से था और ये CH3 आके लग गया। भाई जैसे आग लग रहा था वहां पे मैकेनिज्म में, वैसे ही ये आग ही तो है, ये लग गया। अब देखो यहाँ पे चूंकि इसमें कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं है, याद करो मैंने बोला एल्काइल हाइड्रोजन इनको गुड लिविंग ग्रुप नहीं मानते। गुड लिविंग ग्रुप कौन होते हैं, हेलोजन होता है, एल्कोक्सी OR होता है, OCH3 OC2H5, ये सब मिथॉक्सी इथॉक्सी। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एल्काइल आर नॉट गुड लिविंग ग्रुप, तो ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है।
और अगर ये गुड लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग है हाइड्रोजन वाला। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग है तो भाई ये कंपाउंड अपने आप टूटेगा नहीं, अपने आप ये डिसोसिएट नहीं होगा। जब अपने आप ये डिसोसिएट नहीं होगा तो याद करो इसी स्टेप में मुझे NH4Cl डालना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ NH4Cl डालोगे, जैसे NH4Cl डालोगे, पहले NH4Cl चूंकि हम ये एक्सेस में लेंगे ग्रिनार्ड को, अगर एक्सेस में नहीं लेंगे, ठीक है, अगर एक्सेस में नहीं लेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एक्सेस में लेना पड़ेगा। तो एक्सेस में हम मान लो ले लिए, तो ये NH4Cl आया, पहले बचे हुए ग्रिनार्ड को खत्म कर दिया, रिएक्ट करके एसिड बेस करके खत्म। अब ये NH4Cl का एक H ये ले लेगा और फाइनली हमको आंसर मिल जाएगा HCOH HCS3। देखो ये बन गया, ये बन गया, ये था मैकेनिज्म। बाकी बार बार हम मैकेनिज्म से नहीं करेंगे, सीधे हमको याद रख लेना है कि ग्रिनार्ड। चलिए अब देखो, मान लो सेकंड एक कंपाउंड ले लिया मैं CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, या सेम ग्रिनार्ड सेम रिएक्शन करना है। आप मैकेनिज्म से कर लेना, रिएक्शन कैसे बनेगा, क्या बनेगा भाई, ये CH3 पहले से था, एक H पहले से था और एक CH3 यहां से आके लग जाएगा, ये बन गया, ठीक है। देखो थर्ड देखो, मान लो ये हो गया CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये, और यहां पे देखो एक CH3 पहले से था, एक दो CH3 पहले से थे, एक CH3 आके लग गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब सुनिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान सुनना, ये दोनों एल्डिहाइड है, ध्यान से देखो, फॉर्मल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड, और ये एक कीटोन है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो इन तीनों कंपाउंड का सेम ग्रिनार्ड से रिएक्शन हो रहा है, सेम, ठीक है। तो आपसे बोलेगा बताओ, देखो ये भी इस ग्रिनार्ड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी इस ग्रिनार्ड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, ये भी रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। बोलेगा ये कि कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कीटोन टुवर्ड्स ग्रिनार्ड, किसका ज्यादा होगा, ग्रिनार्ड से एल्डिहाइड जल्दी रिएक्ट करेगा कि कीटोन जल्दी रिएक्ट करेगा। तो सुनना, आओ देखते हैं। तो ये दोनों एल्डिहाइड है, तो इन दोनों को हम बाद में कंपेयर करेंगे, पहले इसको कंपेयर करते हैं। ये एक एल्डिहाइड है, ये एक कीटोन है। मान लो आपको बोला कि इन दोनों में से कौन जल्दी ग्रिनार्ड से रिएक्ट करेगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो सुनो मेरी बात, बताओ रिएक्शन कैसे हो रहा है भाई, न्यूक्लियोफाइल है ग्रिनार्ड, न्यूक्लियोफाइल पहले खोज रहा है एसिडिक हाइड्रोजन, वो है नहीं, फिर खोज रहा है इलेक्ट्रोफिलिक साइट, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक साइट पे। इलेक्ट्रोफिलिक साइट मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। अब इस कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक साइट कौन है, ये कार्बन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन की वजह से पोलैरिटी है, और ऐसे यहां भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन ये बार बार खींच रहा है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है इन दोनों कार्बन को, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, और ये न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। भाई इन दोनों में से जो न्यूक्लियोफाइल से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो रिएक्शन जल्दी करेगा, वो जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा, मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन है इन दोनों में कौन जल्दी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो भाई जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वो करेगा जिनका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा किसका होगा, भाई कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है किस वजह से, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों में से जिसमें भी, उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतना ज्यादा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। अब हमको कंपेयर करना है ये पार्शियल पॉजिटिव यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है। तो देखो हमको पता है कि ये बगल में एक मिथाइल ग्रुप है और यहाँ एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो कोई इफेक्ट नहीं शो करता, उसका कंसिडर नहीं करते। एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, हमने जीओसी में पढ़ा है, और अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पुश करेगा इस कार्बन की तरफ, इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे रहा होगा। बताओ इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर था, उसको ये फुलफिल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर डिक्रीज कर रहा है। सेम यहां इसको भी ये मिथाइल ग्रुप इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो रहा है। अगर दोनों में मैं इलेक्ट्रोफिलिक नेचर किसमें ज्यादा कम हो रहा है कंपेयर करूं तो इसमें ज्यादा कम हो रहा है। क्यों ज्यादा कम हो रहा है, क्योंकि इधर से ये भी मिथाइल अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस आई शो कर रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, और ये भी इंडक्टिव इफेक्ट से इधर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दो तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रॉन की कमी भाई लगभग खत्म हो गई। इसको खुद के मॉलिक्यूल के अंदर से इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर लगभग खत्म है, और इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसके रेस्पेक्ट में तो ज्यादा ही है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल से जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और अगर जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो गया, ये जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या आप समझे
कि एल्डिहाइड और कीटोन में रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड या टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, ग्रिग्नार्ड या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैं इसकी जगह कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले सकता हूं, वो भी ऐसे ही रिएक्ट करेगा सेम जैसे ये कर रहा है। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल या टुवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड या टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कीटोन से। तो आपको एक बात यहां से याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड ज्यादा होता है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कीटोन टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड, मतलब एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड से जल्दी रिएक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू कीटोन। इसका रीजन क्या है भाई? पहला रीजन तो हो गया कि यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम है? क्योंकि दो तरफ से प्लस आई हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन। दूसरा रीजन एक और है भाई, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला। हमको पता है कि न्यूक्लियोफाइल जब किसी को इलेक्ट्रॉन देने जाता है तो वो लेस स्टेरिक साइज लेस, जब न्यूक्लियोफाइल किसी को इलेक्ट्रॉन देने जाता है तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट पे इलेक्ट्रॉन इजीली देता है। स्टेरिकली हिंडर्ड मतलब भाई ऐसा जगह जहां पे छोटे छोटे ग्रुप लगे हुए हो, ठीक है, जिनका एटॉमिक साइज छोटा हो, बल्कि ग्रुप ना हो, भारी भरकम ग्रुप ना हो, क्योंकि बल्कि ग्रुप रहेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है उस न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी पूरे सिस्टम की, कंपाउंड की। तो इसलिए जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन देने जाते हैं तो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइट को खोजते हैं। यहां पे देखो न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन देगा और यहां आएगा तो यहां इलेक्ट्रॉन देगा। ये वाला जो साइट है इसके दोनों साइड बल्कि ग्रुप है भाई, ये भी मिथाइल बल्कि ग्रुप, बड़ा सा ग्रुप, ये भी बल्कि ग्रुप, तो दो बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक ही तरफ बल्कि ग्रुप है, दूसरे तरफ तो छोटा सा हाइड्रोजन है, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये जल्दी ले लेगा और जल्दी से रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं एल्डिहाइड और कीटोन में किसका रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा ग्रिग्नार्ड या न्यूक्लियोफाइल से, तो वो आपको याद रखना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन से ज्यादा होता है, ठीक है। अब सुनो, ये भी एल्डिहाइड ये भी एल्डिहाइड, अब इन दोनों में कंपेयर करने को मान लो बोल दे, ठीक है, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर इन दोनों में कंपेयर करने को बोल दे तो ये हो गया, इसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी ज्यादा हो जाएगा। क्यों? वही बात, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ तो और भी नहीं है, दोनों छोटे छोटे ग्रुप। दूसरा बात भाई, हाइड्रोजन प्लस आई नहीं शो करता, उसका प्लस आई कंसीडर नहीं करते, ठीक है, तो अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ प्लस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका बढ़िया है, ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़िया है तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। समझ में आ गया? इसका मतलब यहां से आप दो बातें याद रखिए। पहला, एल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन कीटोन से ज्यादा होता है टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड या टुवर्ड्स एनी न्यूक्लियोफाइल, मतलब जब एल्डिहाइड किसी न्यूक्लियोफाइल या ग्रिग्नार्ड से रिएक्ट करेगा तो कीटोन से जल्दी करेगा वो, ठीक है। और एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होता है बाकी और एल्डिहाइड से, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड देखो, समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।